हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए। और काफ़ी वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं, काफ़ी पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल इक्वेशंस। तो आज हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन करेंगे और मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करते हुए हम आपको बताएंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं या कैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि अगर वीडियो हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक भी करें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर बीएससी लेवल की वीडियोस भी आती हैं, तो अगर आपके कोई जूनियर्स हों जिनको आप जानते हो कि हाँ वो बीएससी में पढ़ रहे हैं और उनको ज़रूरत है, फिजिक्स में हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेरे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये अगर मेरा ये छोटा सा बात आप अगर मानते हैं तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा लाभ होगा और हमारा मनोबल जो है वो आपके इस हेल्प से उठेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैक्सवेल इक्वेशन की हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ाया जाता है और कहीं कहीं पीजी लेवल में भी इसका कुछ टॉपिक रहता है। और आप भी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो आपने मैक्सवेल इक्वेशन के महत्व को जाना होगा। तो पहले मैक्सवेल इक्वेशंस हैं क्या। तो मैक्सवेल ने क्या किया, कुछ जो फंडामेंटल इक्वेशंस थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटोडायनामिक्स को, उसमें से कुछ इक्वेशंस इन्होंने क्या करके अपने निकाल के थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करके मैक्सवेल इक्वेशन का नाम दिया। यानी काम किसी दूसरे का था बट इन्होंने क्या किया, उसको स्मार्टली यूज किया और उससे सक्सेसफुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का कॉन्सेप्ट रखा। तो ये चार इक्वेशंस का क्या है, कॉम्बिनेशन है। यानी मैक्सवेल इक्वेशन चार इक्वेशंस है, जिसमें आपका जो पहला इक्वेशन है वो पहला इक्वेशन आपका है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले आप लिखिए मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपका है क्या, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी स्थिर वैद्युति का जो गॉस का नियम है वही आपका गॉस मैक्सवेल का फर्स्ट लॉ है। तो पहले नियम के अनुसार क्या है ये कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। ये आप थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म देख रहे हैं। यहां डी क्या है आपका, डी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जहां डी को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ई, या चाहे तो एप्सिलॉन ई भी लिख सकते हैं मीडियम की बात जब करेंगे तब। तो अगर हम यहां पर प्लेस कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है, रो, और एप्सिलॉन नॉट को अगर उधर सेंड कर दें देन हमें क्या मिलेगा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलेगा, जिस फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। यानी गॉस लॉ को आपने इसी फॉर्म में पढ़ा होगा जब आपने इसका डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ा होगा, इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा होगा, तो वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो वहां चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अगर इसको हम मान लीजिए डिफरेंशियल फॉर्म में ये तो डिफरेंशियल फॉर्म है, अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे करेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इधर आपका ये सरफेस इंटीग्रेशन होगा और इधर क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो ये कैलकुलेशन कर रही है वो कर रही है आपकी फ्लक्स की कैलकुलेशन देगी और ये क्या देगा, चार्ज की कैलकुलेशन देगा। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, दोनों तरफ पहले वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेंगे तो डेल डॉट ऑफ डी, ओके, डेल डॉट ऑफ डी डीवी इज इक्वल टू रो डीवी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिया।
चलिए अब हम गॉस लॉ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें वेक्टर पोर्शन में आपने पढ़ा होगा कि किसी हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो थ्योरम कौन सा था? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डॉट एन कैप डी एस। किसको? इस पूरे पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सरफेस इंटीग्रेशन हो गया और ये आपका रो डी वी आपका यहाँ पर एज इट इज बना हुआ है। तो ये आपका जो फॉर्म आया, इक्वेशन आपको जो दिख रहा है अभी बोर्ड पर, ठीक है, ठीक है, तो इसका जो राइट साइड है वो क्या देगा? टोटल चार्ज इन द वॉल्यूम देगा। यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो ये आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हमारी बात क्या निकलेगी, जरा उसको हम लोग समझते हैं। तो यहां पर ये जो क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहा है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये फ्लक्स ऑफ डी को बता रहा है, यानी जो आपकी यहां पर वेक्टर डी है, डी के फ्लक्स को बता रहा है। तो जो डी के फ्लक्स की बात करेंगे यहां पर, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके? जो चार्ज आपकी क्या होगी इनसाइड द क्लोज सरफेस होगी, क्योंकि रो डी बी आपकी चार्ज होती है। रो डी बी, रो चार्ज डेंसिटी है, अगर वॉल्यूम इंटीग्रल कर ले रहे हो तो टोटल चार्ज मिलेगा आपको। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फ्लक्स है आपका, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट फ्लक्स का होता है। अगर आपको याद होगा तो आपने ऐसे पढ़ा होगा ई डॉट एन कैप डी एस, ये आपका फ्लक्स बताता है, ये आपका टोटल फ्लक्स बताता है। तो यहां ई का वेक्टर है, यहां पर डी वेक्टर है, तो वेक्टर डी यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होने वाला है? वो चार्ज इनसाइड द सरफेस के इक्वल होने वाला है। तो यहां से हम एक बात बता सकते हैं क्या, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी को प्रोड्यूस करने वाली कोई क्वांटिटी है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अगर ये नेगेटिव आती है, अगर यहां पे माइनस क्यू आता, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्लक्स इनवर्ड आ रहा है। दैट मीन्स अगर आपको कहीं ऐसे मिल रहा है, फ्लक्स बाहर की तरफ मिल रहा है, तो फ्लक्स आपकी पॉजिटिव ली जाती है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी यहां पर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। वहीं अगर आपकी लाइंस कुछ इस तरीके से सरफेस में एंटर करती हुई समझ में आ रही हैं, तो ये नेगेटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि यहां पर क्या मिलेगा। तो यहां पर देखिए, चार्ज हम लोग मान लीजिए पॉजिटिव ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो फ्लक्स क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स आपकी चार्ज के इक्वल है, और चार्ज आपकी यहां पर क्या कर रही है? सोर्स के जैसे काम कर रही है, क्योंकि फ्लक्स को जनरेट कर रही है, और फ्लक्स को जनरेट करने के लिए यहां पर चार्ज है। तो अब प्लस भी है, और अगर आप चाहें तो माइनस करके आप नेगेटिव फ्लक्स को दिखा सकते हैं। तो इससे एक बात समझ में आ रही है। बात क्या समझ में आ रही है कि फ्लक्स को जनरेट करने वाला, यहां चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, कोई एंटिटी है, और उस एंटिटी का नाम क्या रखा है हम लोगों ने? चार्ज रखा है। यानी फ्लक्स को जनरेट कौन कर रहा है? चार्ज कर रहा है। अगर प्लस है तो प्लस चार्ज उसे जनरेट कर रहा है, अगर माइनस होता तो माइनस चार्ज उसे क्या करता? सिंक करता। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सोर्स हैं, और एक चार्ज क्या कर रहा है? सोर्स का काम कर रहा है, दूसरा सिंक का काम कर रहा है। तो दोनों अलग अलग क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। अगर दोनों अलग अलग नहीं रह सकते तो होता क्या कि इसकी वैल्यू 0 आती, क्योंकि आप ओवर और क्लोज शेप में देखते, अगर ये क्या होता, सिर्फ प्रोड्यूस करने वाला होता, तो आपको वैल्यू प्लस मिलेगी, और अगर क्या है, सिर्फ ये सिंक करने वाली फ्लक्स होती, मतलब पॉजिटिव फ्लक्स होती या माइनस फ्लक्स होती, तो पॉजिटिव सोर्स को रिप्रेजेंट करती, नेगेटिव आपको सिंक को रिप्रेजेंट करती। लेकिन अगर क्या आ रही है? 0 आ रही, तो इसका मतलब न तो सोर्स है न तो सिंक है। बट यहां पर कुछ वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव एज्यूम करेंगे तो नेगेटिव आएगी। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऑब्जेक्ट, प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो सिंगली क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहां से 2-3 बातें हम लोग कर सकते हैं। इस दोनों बातों से हम लोग फिजिकली क्या क्या समझ सकते हैं कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो क्या होंगे? इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब
जरा इस बात को समझिएगा। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनमें रोटेशन होता है। रोटेशन मतलब आप जब भी देखेंगे तो क्या होगा, ये निकल के घूमेंगे यहां पे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, प्लस से निकल के माइनस पे जाके खत्म हो जाती है, माइनस से प्लस पे कभी नहीं आती है। लेकिन यहां नॉर्थ से निकल के साउथ में लाइन जाती है, फिर साउथ से अंदर नॉर्थ की तरफ जाती है, तो क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो ये रोटेशनल नेचर रखता है। वहीं आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, वो आपकी इरोटेशनल होगा। तो पहली बात ये समझे इस इक्वेशन से। दूसरी बात हमें ये समझ में आती है कि मोनोपोल कैन एग्जिस्ट। Monopole can exist in electric field, case of electric field. In case of इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऐसे कर लिया जाए तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में, यहां नीचे लिखा है मोनोपोल कैन एग्जिस्ट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो वैद्युत आवेश के केस में हम ये कह सकते हैं कि मोनोपोल यानी कोई सिंगल, चाहे प्लस और माइनस दोनों आप अलग अलग देख सकते हो। ये इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे की तरफ। अब अगला जो है वो मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन है। मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन जो होगा वो गॉस का ही लॉ है, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैक्सवेल ने सेकेंड इक्वेशन कहां से लिया, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स से लिया। तो और ये कहां से आया कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, दैट मीन्स बी का डाइवर्जेंस लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। यानी डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज 0। ये ऑलवेज 0 होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किन किन बातों को बताता है। तो अभी देखिए हम लोग क्या किए थे, डेल डॉट ऑफ ई को क्या किए थे, कैलकुलेट किए थे, और ये कुछ नॉन जीरो आ रहा था। तो नॉन जीरो आ रहा था तो हम लोगों ने कहा कि मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है। अगर प्लस आ रहा है तो प्लस चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस चार्ज आ रहा है तो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे डाइवर्जेंस आपकी 0 आ रही है। तो डाइवर्जेंस 0 आने का यहां क्या सेंस मतलब मिलता है आपको कि कहीं भी आप अगर फ्लक्स, कहीं भी आप क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ बी, या इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो फ्लक्स की बात करें तो कहीं भी आप अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट करेंगे, सॉरी कहीं भी आप अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। कैसे, अगर हम इसको क्या करें, दोनों जैसे लास्ट इक्वेशन में किया था, इंटीग्रेशन ले लें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लें तो राइट साइड तो 0 आने वाला है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ ऑफ, गॉस थ्योरम ऑफ वेक्टर। तो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है फ्लक्स, और फ्लक्स के नंबर 0 है तो इसका मतलब आने वाली फ्लक्स जाने वाली फ्लक्स के इक्वल होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना एंटर करेगी उतना लीव करेगी, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो किसी रीजन में अगर आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है तो इसका मतलब वहां पर कोई एक ऐसा सोर्स नहीं है न जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, और जो दूसरा ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड को बैनिश करे। यानी क्या होगा, यहां पर कोई ऐसा आपको न तो सोर्स की कॉन्सेप्ट आ रही है न तो सिंक की कॉन्सेप्ट आ रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रहा है। तो इसका एक मतलब ये निकाला गया कि मैग्नेटिक पोल्स जो होंगे वो ऑलवेज साथ में ही रहेंगे, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में ही रहेंगे। नॉर्थ पोल यहाँ पे सोर्स का भले काम कर रहा है और साउथ पोल जो है वो सिंक का काम कर रहा है, बट अंदर भी लाइंस क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं। यानी वो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप देखेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक क्लोज लूप रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन का जो वेक्टर मतलब हम लोग फिजिकली मतलब समझेंगे वो मतलब होगा सोलेनाइडल नेचर का। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो सोलेनाइडल नेचर के, सोलेनाइडल नेचर क्यों कहा गया, आप सोलेनाइड के बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म
तो सोलेनाइड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि अगर इस तरीके का स्पाइरल ले लें, यानी ऐसी ऐसी आपकी कोई आपकी शेप जिसकी आपको एंड और स्टार्टिंग ना पता हो, तो ऐसे शेप को आप क्या बोलते हैं? सोलेनाइडल शेप बोलते हैं। तो यहां पर ये तो हम लोग फाइनाइट लेते हैं, लेकिन सोलेनाइड का मतलब होता है जिसका शुरू से अंत तक ना पता हो। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर आप जरा गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल से एंटर करती हैं। अब भले आप कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल से निकल रही, लेकिन अंदर से आ भी तो रही हैं। तो कहीं भी आपको स्टार्ट और एंड नहीं पता होगा, तो यहां से हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि बी इज सोलेनाइडल। ओके, दूसरी भाषा में आप क्या कह सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इससे हम ये बात बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी या तो इसमें ना तो सोर्स का कॉन्सेप्ट है ना तो सिंक, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग बात को बताता है आपका दूसरा नियम। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तो यहां पर आप थर्ड कर लीजिए। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो कहां से लिया गया? वो लिया गया आपके फैराडेस लॉ से, यानी फैराडे लॉ जो था मैग्नेटिज्म का, उसी को मैक्सवेल ने क्या किया? अपने थर्ड इक्वेशन के रूप में जगह दी। तो क्या है भाई तीसरा नियम? तीसरा नियम का जो वेक्टर फॉर्म है वो है डेल क्रॉस ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो नियम तो ये है कि जहां पर आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये तो आप क्लास 12th स्टैंडर्ड की बात समझते हैं, लेकिन थोड़ा इसको मैग्नेटिज्म के स्तर पे समझा जाए, बीएससी लेवल के इस लेवल पे समझा जाए, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिखेगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उसका कर्ल ऑफ वेक्टर आपको क्या मिलने वाला है? माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो ये आपको क्या बता रहा है? फैराडेस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। फैराडेस लॉ का ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इस बात का आप याद रखेंगे। चलिए, फैराडेस लॉ आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, और इसका आप चाहे इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, मतलब इंटीग्रल फॉर्म निकाल सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन ले लें दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे तो इधर डेल क्रॉस ऑफ ई आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा आपका माइनस डेल बी बाई डेल टी। और यहाँ इंटीग्रेशन की आप जो चाहें लिमिट रख सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल ले लीजिए, तो सरफेस इंटीग्रेशन लेंगे तो ये एन कैप डी एस आ जाएगा, और ये भी आपका आ जाएगा डी एस। तो ये आप देखिए आपका क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन है। सरफेस इंटीग्रेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लाइन इंटीग्रेशन में। कौन सा थ्योरम यूज करके? हमारे पास स्टोक्स का थ्योरम है जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का आपका जो स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे तो आपको मिलेगा ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन में, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा डेल बाई डेल टी, और यहाँ बी डॉट एन कैप डी एस। यही है आपका। चलिए अब इसको जरा देखते हैं कि ये कौन से नेचर को बताता है। अब यहां से देखिए आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, वो यहां से कुछ नॉन जीरो वैल्यू दे रही है इस इंटीग्रेशन में, यानी इंटीग्रेशन में आप सर्कुलेशन ले रहे हैं। ये एक्चुअली है क्या दिखा रहा है? सर्कुलेशन दिखा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर सर्कुलेशन लेंगे तो वो क्या इक्वल मिलेगा? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है वो इसके इक्वल आएगा, यानी टाइम रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर आपको पहले मिल रहा था इरोटेशनल, यानी चार्ज के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी इरोटेशनल नेचर का, वो यहां पर नहीं मिलेगा। यानी अब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इरोटेशनल नेचर की नहीं होगी। तो पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नो मोर
ऑफ ए रोटेशनल नेचर। दूसरा क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग यहां से? दूसरा ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड produces इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन रहा। अब बात करेंगे फोर्थ इक्वेशन के बारे में। तो फोर्थ इक्वेशन क्या है आपका? फोर्थ इक्वेशन जो एम्पियर का मॉडिफाइड फॉर्म है, एम्पियर का मॉडिफाइड फॉर्म आपने पढ़ा होगा कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये तो एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। फिर मैक्सवेल ने देखा कि ये आई आपका ऐसी जगहों पे, मतलब ये इक्वेशन ऐसी जगहों पे क्या होता था, इनकंसिस्टेंट होता था, दैट मीन्स करेक्ट रिजल्ट नहीं देता था, या इसके रिजल्ट्स आपके जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स होते थे उससे मैच नहीं करता था। तो उन्होंने आई के साथ एक थोड़ा सा छेड़छाड़ किया और आई प्लस आई डी किया। तो क्या कह के किया कि जहां पर आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट होगी, यानी ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट होगी वहां पर एक करंट और एग्जिस्ट करेगा। ये तो कंडक्शन करंट है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। एक ऐसा करंट आपका एग्जिस्ट करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण आपको मिलेगा, और उस करंट का नाम उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट रखा। जब फिर वापस इसको यहां पर प्लेस किया तो आपको पता लगा, या उनको पता लगा कि मैक्सवेल जो एम्पियर्स का ये लॉ है वो अब करेक्ट हो रहा है। तो एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ बोला जाता है, जिसे मैक्सवेल ने अपने चौथे इक्वेशन के रूप में जगह दी। तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन आपकी क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ कौन सा? सर्कुलर लॉ। यानी ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, या चाहे तो आप इसको और जनरल फॉर्म में पहले लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, यहां करंट डेंसिटी का फॉर्म है, और जे प्लस जे डी। ये आपका एम्पियर्स का मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसे आप और चाहें तो सॉल्व करके लिख सकते हैं। एक ऐसे डेल क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में जे, यहाँ पे ये एफ साइलेंट नॉट डेल ई बाई डेल टी है। कौन? आपका ये जे डी। फिर आप जे इज इक्वल टू और भी चेंजेस करके एक इक्वेशन ऑफ फॉर्म लिख सकते हैं। मैं अब उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मतलब उतना आपको डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत भी हमें बहुत नहीं है। तो डेल क्रॉस ऑफ बी या इंटीग्रेशन ले लीजिए, हम इसको क्या कर ले रहे हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो सरफेस इंटीग्रेशन ले लेंगे तो होगा क्या, देखिए हम इसका सरफेस इंटीग्रेशन अगर लेते हैं, इधर भी सरफेस इंटीग्रेशन लेंगे, तो सरफेस इंटीग्रेशन की केस में हम लोग स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसको तो हम लोग बी डॉट डी एल लिख लेंगे, बी डॉट डी एल एल। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो करंट आपको पता होना चाहिए जे बाई ए होता है, यानी सॉरी करंट डेंसिटी जो होता है जे इज इक्वल टू आई बाई ए। तो अगर करंट और एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। तो दैट इज आपको ये क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा म्यू ब्रैकेट में आई प्लस आई डी। तो इसका फॉर्म ये भी है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टाइम वेरिंग है, वहां आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है।
जैसे कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होती है, करंट आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकती है फैराडेस लॉ के जरिए। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग होगा और करंट आपकी फ्लो होगी या दोनों बातें होंगी, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आईडी जो है वो कंडक्शन करंट, आईडी जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है और आई क्या है आपकी कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट तो एक्चुअल करंट होती है, ये फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हमारी एक्चुअल करंट नहीं होती, ये सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट है, इसका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये मिस हो जाता है, ये नहीं दिखता, तो हमारा जो ये मैक्सवेल इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, दैट मीन्स वैलिड नहीं होता कुछ जगहों पे। जैसे कैपेसिटर के बीच में अगर हम लोग कंपास को प्लेस करें तो मैग्नेटिक फील्ड कंपास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन आता है, जबकि वहां पे आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन जीरो, क्योंकि करंट वहां पे फ्लो नहीं हो रहा है और करंट ही आपका मैग्नेटिक फील्ड का कारण होता है। तो वहां पर अगर कंपास मूव कर रहा है तो उसका कारण है कि वहां पे एक क्या है, करंट है। तो वो करंट कुछ नहीं माना गया, डिस्प्लेसमेंट करंट मान लिया गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण होता है, न कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइम वेरिएशन, मतलब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो बिल्कुल होगा, कैपेसिटर में ऐसा होता है, देखने को मिलता है। तो ये आपके आज 4 इक्वेशंस हुए। अगली वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूज करेंगे, यानी हम किसी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट कराएंगे, तो ये मैक्सवेल इक्वेशंस किस तरीके से बिहेव करेगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि आपके सिलेबस में कहाँ तक पूछा जाता है। अगर कंडक्टिंग मीडिया और प्लाज्मा मीडिया या डाइलेक्ट्रिक मीडिया की बात होगी तो हम उसको भी कराएंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको इसका ऑथेंटिक नोट्स हमारे मिश्रा एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में हमने एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करें, आपको नोट्स भी मिल जाएगा और वीडियो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। फिर जो भी टॉपिक कवर होता है उसका हर संडे टेस्ट भी कंडक्ट होता है, तो आपको एक तरीके से वहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी मौका है। तो यहाँ पर आपको 100% मटेरियल मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, और जब आपको कोई समस्या होती तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।